असगर वजह जी की कहानी संग्रह कूड़ा समय के पिछले एपिसोड में हमने रानू के संवाद 4 के तहत रानू और उसके दोस्त रतन के संवादों के जरिए जाना कि बच्चे यदि घर में अपने अभिभावक को गलत करते हुए देखते हैं तो वे गलत ही सीखते हैं। स्कूलों में गलत शिक्षा नहीं दी जाती है। स्कूल में गरीब का अपमान करना नहीं सिखाया जाता है, किसी को जाति सूचक गाली देना नहीं सिखाया जाता है। ये सब कुछ बच्चे जो हैं वो अपने घरों में सीखते हैं। इससे ये पता चलता है कि स्कूली शिक्षा और घर में मिलने वाली संस्कारी शिक्षा दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे सामाजिक ढांचे में जो कमी है वो इसी वजह से है क्योंकि घरों में हमें गलत शिक्षा सिखाई जाती है, स्कूलों में नहीं। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और आज जो है रेलवे के निजीकरण और कोरोना त्रासदी के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज की पहली कहानी है निजीकरण। ये रेलवे के निजीकरण से जुड़ी हुई कहानी है और इसके अंत में मैं आपसे अपने और अपने परिवार के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी उस ट्रेन के बारे में जिसका महिमा मंडन जो है चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने खूब किया। पहले कहानी सुनिए। निजीकरण। क्या रेलवे का निजीकरण होगा? सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने बताया कि रेल का निजीकरण नहीं होगा, केवल पटरियों का निजीकरण किया जाएगा। इंजन का निजीकरण किया जाएगा लेकिन ट्रेन का निजीकरण नहीं किया जाएगा। बिना इंजन के ट्रेन कैसी? रेल के डिब्बों का निजीकरण कर दिया जाएगा लेकिन जिन सीटों पर यात्री बैठते हैं उनका निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल के डिब्बों में जो पंखे लगे हैं उनका निजीकरण नहीं किया जाएगा लेकिन उससे निकलने वाली हवा का निजीकरण कर दिया जाएगा। मतलब बिजली से जो हवा चलती है बिजली का निजीकरण हो जाएगा। ट्रेन चलाने वाली बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा लेकिन तारों का निजीकरण किया जाएगा। क्यों ना हो, आखिर ये तार जो है वो अडानी से जाकर जुड़ते हैं। अडानी के तार जो है वो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक फैले हुए हैं जिसमें जो है वो सरकारी बिजली दौड़ती रहती है। ट्रेन में खाना देने वाली व्यवस्था का निजीकरण किया जाएगा लेकिन जिन प्लास्टिक और पन्नी के बर्तनों में खाना मिलता है उनका निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों के हाथ पैरों का निजीकरण कर दिया जाएगा लेकिन फिलहाल उनके दिमाग का निजीकरण नहीं किया जाएगा। करारा व्यंग्य कर रहे हैं। और अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर। मार्च 28 या 29 का दिन था और हमें चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आना था। हमने वंदे भारत एक्सप्रेस में बुकिंग कराई थी लेकिन लगता है वो जिंदगी की बड़ी भारी गलती हो गई थी। जो वादे सरकार की तरफ से इस ट्रेन को लेकर किए गए थे वो बिल्कुल पूरे नहीं किए गए। सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये ट्रेन जो है वो 3:21 पर स्टेशन पर पहुंच जाएगी और 3:40 पर ये स्टेशन पर पहुंची। लेकिन इस दौरान तकरीबन 10 बार अनाउंसर ने अनाउंस किया और हर बार उसने सिर्फ यही कहा कि चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली गाड़ी जो है वो टाइम पर है, 3:21 पर यहां पहुंच जाएगी, सभी यात्री तैयार रहे। और इस अनाउंसमेंट को सुनकर, जितनी बार अनाउंसमेंट हुई उतनी बार सुनकर सभी यात्री जो हैं वो जोर जोर से हंसते थे क्योंकि 3:40 तक भी यही लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी और उसका वीडियो मैंने बनाया था जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद ट्रेन में क्या चढ़े और भारी गलती हो गई। पूरी ट्रेन गंदी, शीशे एकदम गंदे, आर पार देखने पर इमेजेस जो हैं वो ब्लर हो जाया करती थी। उनका भी मैंने फोटो लिया है। और बुकिंग के दौरान ही बताया गया था कि ये सिर्फ 2 ही स्टेशन पर रुकेगी, एक पानीपत और दूसरा सीधा दिल्ली। लेकिन ये हर स्टेशन पर रुकी, हर स्टेशन के आउटर पर रुकी। पानीपत क्या, सोनीपत क्या, हर जगह रुकती हुई आई। यहां तक कि दिल्ली की आउटर पर रुकी। उसके बाद जैसे तैसे घिस घिस के चली तो ये सदर बाजार स्टेशन पर रुकी। उसके बाद जाकर ये दिल्ली स्टेशन पर फाइनली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी। और
टॉयलेट्स, गलती हुई जो टॉयलेट यूज किया, इतने गंदे, सफाई बिल्कुल भी नहीं थी और हाथ धोने के लिए पानी तक मौजूद नहीं था। जब पहली बार मैंने टैप ऑन किया तो एक चुल्लू पानी लिया और लिक्विड सोप से अपने हाथ मले, और जब दोबारा टैप ऑन किया तो पानी गायब। हाथ धोने के लिए मुझे बाहर आकर किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि सीट पर जाकर मेरी बेटी को बुला लाए और पानी की बोतल ले आए, और पीने वाले पानी से फाइनली मैंने हाथ धोए और शुक्र मनाया कि कम से कम साफ तो हुए ये। तो ऐसा एक्सपीरियंस था उस वंदे भारत एक्सप्रेस का, जिसका महिमा मंडन चुनाव के दौरान मोदी जी ने बढ़ चढ़ कर किया। उन सब की पिक्चर्स जो है मैं पीछे बैकड्रॉप पर जरूर लगाऊंगी और वीडियो आप जरूर देखिएगा जो मैं आपसे शेयर करूंगी। अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अंडा। सुनिए, एक पहलवान दूसरे पहलवान से हार गया। हारने वाले पहलवान ने कहा, ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र हुआ है। मेरे दुश्मनों ने बहुत बड़े स्तर पर कॉन्स्पिरेसी करके मुझे हराया है। मुझसे से बड़ी पुरानी दुश्मनी निकाली गई है। जानबूझकर मुझे कमजोर किया गया है। कोच ने पूछा, वो कैसे? पहलवान ने कहा, उसे दूध के साथ अंडा दिया जाता था। कोच ने कहा, अंडा तो तुम्हें भी दिया जाता था? पहलवान ने कहा, हाँ, मुझे अंडा दिया जाता था, पर मुझे मुर्गी का अंडा दिया जाता था। कोच ने पूछा, और उसे? पहलवान ने कहा, उसे मुर्गे का अंडा दिया जाता था। करारा व्यंग्य है और कहीं ना कहीं ये नारी द्वेष या स्त्री द्वेष की भी बात करता है। स्त्री को अमूमन हम कमजोरी के साथ जोड़ते हैं। यहां पर मैं इंदिरा जी का एग्जाम्पल नहीं दूंगी क्योंकि आप लोग तरह तरह के इंटरप्रिटेशंस करने लगते हैं जो सरासर गलत है, और वो इंटरप्रिटेशंस भी गलत ही होती हैं। यहां पर मैं दूंगी चूड़ी पहनने वाले हाथ। हम अक्सर, अभी तो आजकल बहुत बयान चला था कि पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। चूड़ियां पहना देने का मतलब उसे कमजोरी से आंकना है। औरत कमजोर नहीं होती है। इस देश में ही ममता बनर्जी जैसी औरतें मौजूद हैं जो अपने सामने खूंटा नहीं गड़ने देती हैं भाजपा का। जयललिता जी भी थी, अब नहीं है इस दुनिया में लेकिन थी। किरण बेदी, शायद ही कोई और आईपीएस ऑफिसर का नाम इस देश में किसी को याद हो, लेकिन किरण बेदी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। ये सभी महिलाएं थी, सशक्त महिलाएं। और ओवर द टॉप नाम नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी ये कहूंगी कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तीसरी कहानी ऑक्सीजन, और ये कोरोना त्रासदी में जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको फोकस करती है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऑक्सीजन एक तरह की होती है, लेकिन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि ऑक्सीजन भी कई तरह की होती है। जिस तरह अमीर और गरीब में अंतर होता है, जिस तरह ऊंची जाति और नीची जाति में अंतर होता है, जिस तरह एक धर्म को मानने वाले और दूसरे धर्म को मानने वालों में अंतर होता है, जिस तरह एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में रहने वालों में अंतर होता है, उसी तरह ऑक्सीजन में भी अंतर होता है। और इस दौरान, कोरोना के दौरान आपको याद होगा, गाय को लेकर राजनीति बहुत गरमाई थी। लोग कह रहे थे कि गाय इकलौता प्राणी है इस दुनिया का जो ऑक्सीजन ही अंदर लेती है और जब छोड़ती है तो वो ऑक्सीजन ही छोड़ती है। कितनी बेवकूफाना बात है, जबकि सब लोग जानते हैं और बहुत बचपन में हमें ये चीज सिखाई जाती है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। और सभी प्राणियों के ऊपर ये बात लागू होती है, यहां तक कि हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे भी रात के समय जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन में जितना अंतर होता है, ऑक्सीजन वैसा ही काम करती है। कोई बच जाता है तो कोई नहीं बचता। और यहाँ पर डॉक्टर कफील का भी आपको केस याद होगा कि कैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मर गए थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे गरीबों के मर गए थे। 100 से ऊपर का आंकड़ा था ये। लेकिन हम लोगों को किसी सरकार से, किसी संस्थान से, किसी अस्पताल से, किसी अधिकारी से, किसी डॉक्टर से, किसी मंत्रालय से, किसी राजनीतिक दल से, किसी आयोग से, किसी अदालत से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। हमारी शिकायत तो ऑक्सीजन है। हमें शिकायत ऑक्सीजन से करनी चाहिए कि वो क्यों इतने तरह की है। अगली कहानी, आदमी से मतदाता बन जाने की कहानी। और ये बड़ी विभत्स कहानी है। कोरोना त्रासदी के दौरान किस तरीके से मुर्दैया
हमने देखा, उसको ये फोकस करती है। सुनिए, आदमी से मतदाता बन जाने की कहानी। उसे दूर से पानी में बहती अपनी लाश दिखाई दी। कई दिनों तक पानी में डूबे रहने और कुत्तों, गिद्धों, सियारों वगैरह के नोच कर खाने की वजह से उसकी लाश जगह जगह से कट फट गई थी और किसी देश के नक्शे जैसी लगती थी। तो ये भी आपको मालूम ही होगा, कोरोना टाइम में किस तरह गंगा में ढेर सारी लाशें तैरती हुई दिखी थी और मुर्दैया, जहां पर गंगा के घाट के पास लाशों को दफनाया गया था, क्योंकि पंडितों ने फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी लाशों को जलाने की, तो लोगों ने उन्हें ऐसे ही दफना दिया था, छिछला गड्ढा करके। और किस तरीके से उन लाशों, उन गड्ढों को खोद खोद कर सियार, कुत्ते और गिद्ध जो है वो लाशों को नोच रहे थे। ये सारे विभत्स जो नजारे हैं ये हम लोगों ने देखे हैं सोशल मीडिया पर। उसने कहा, मेरी लाश के साथ मेरी पत्नी और बच्चों की लाशें भी थी, वो कहां चली गईं? उत्तर मिला, तुम्हारे बच्चों की लाशों को तुम मगरमच्छ खा गए, उन्हें तुम्हारे बच्चों का गोश्त बहुत पसंद आया। तुम्हारी पत्नी की लाश को कुछ लोगों ने रेप करने के लिए निकाल लिया था, वह बच गई है। योगी जी कई बार कई मंचों से बयान दे चुके हैं कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकालकर उनकी लाशों के साथ रेप होगा। उनसे पूछा, इतनी सारी लाशें कहां से आ गई हैं और कहां जा रही हैं? बताया गया ये सवाल बेकार है, क्योंकि इन्होंने मतदान कर दिया है, वोट डाल दिया है, लोकतंत्र बचा लिया है। उसने कहा, पर लोकतंत्र ने इनको क्यों नहीं बचाया? उत्तर मिला, हमारा लोकतंत्र केवल अपने को बचाता है। लोकतंत्र मानता है कि वह बच गया तो सब बच गए। यही भाजपा ने किया है, आपको लोकतंत्र का डर दिखा के कि लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन इस बार लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की नहीं है, खाली लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने की भी ये लड़ाई है। उसने कहा, क्या प्रमाण है कि लोकतंत्र बच गया है? कहा गया, आंखें बंद करो और फिर आंखें खोलो, तुम्हें लोकतंत्र बचने का प्रमाण मिल जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली और फिर खोली तो देखा पूरा बाजार बंद है, सब दुकानों के शटर बंद हैं, पूरा लॉकडाउन है, लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई हैं। तुम शराब की दुकान के सामने 5 किलोमीटर लंबी लाइन देख रहे हो? उसने कहा, हाँ। बताया गया, यही प्रमाण है कि लोकतंत्र बच गया है। कैसे? लोकतंत्र की आत्मा एकता में निहित है, और यहां देखो तुम्हें कैसी एकता दिखाई दे रही है। ये ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, केवल मतदाता है। उसने कहा, इस लाइन में तो बच्चे भी लगे हैं। बताया गया, इसमें क्या बुराई है, उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा मिल रही है। उसने कहा, और बूढ़े भी लगे हैं। बताया गया, बूढ़ों को तो लोकतंत्र का बड़ा अभ्यास हो चुका है। उसने कहा, औरतें भी लगी हैं। बताया गया, उनका लगना तो और जरूरी है। उसने पूछा, क्यों? बताया गया, शराब पीकर वे शिकायतें नहीं करती, वरना रोज बलात्कार की शिकायतें आती रहती हैं। कितना करारा व्यंग्य है कि औरतें जिन्हें बेहोशी की हालत में कर दिया जाए। कोरोना में सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो औरतों ने झेली है घरों में रहकर। सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा और मैरिटल रेप के मामले जो हैं वो कोरोना पीरियड में कोट किए गए हैं। ये घटनाएं मतलब सामने आई हैं। उसने कहा, बड़ी तेज धूप में ये सब खड़े हैं। बताया गया, धूप को छोड़ो, अकाल हो, बाढ़ हो, आग बरस रही हो, बर्फ गिर रही हो, महामारी हो, ये अपनी एकता प्रदर्शित करते रहते हैं, इन पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। उसने पूछा, इनके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई है? वे खुश होकर बोला, अब तुमने सही सवाल पूछा है। इनको पहले शेर बनाया गया था, फिर भेड़िया बनाया गया, फिर भेड़, उसके बाद ही ये मतदाता बने हैं। तो यहाँ पर ध्रुव राठी का एक बड़ा ही शानदार वीडियो है जो मुझे याद आ रहा है। हाल फिलहाल ही चुनावी मौसम के दौरान उन्होंने वीडियो बनाया है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पहले आपको ये डर, पहले आप में गर्व भरा जाता है, शेर बनाया जाता है कि आपकी संस्कृति कितनी महान है। उसके बाद आपको खतरा दिखाया जाता है, आपको भेड़िया बनाया जाता है कि आप खतरे में हैं, आपकी संस्कृति, इसलिए मुसलमानों को मारना चाहिए, उन्हें खदेड़ना चाहिए। उसके बाद आपको भेड़ बनाया जाता है कि देखो
आपको बचाएगा कौन अब इससे? और फिर आप मतदाता बन जाते हैं कि बचाने वाली तो एक ही पार्टी है, वो है भाजपा। ध्रुव राठी का ये वीडियो आप देखिएगा जरूर, उससे आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगी कि मतदाता आप यूं ही नहीं बन गए हैं, उसके लिए बहुत लंबा काम किया है आरएसएस और भाजपा ने मिलकर कई दशकों तक। उसने कहा, आपने बड़ी गहरी बात कर दी। समझो शेर बनाकर इन्हें संसार के सबसे बड़े साम्राज्य से लड़ा दिया गया था, फिर भेड़िया बनाकर इन्हें आपस में लड़ाया गया, फिर भेड़ बनाकर इन्हें असहाय बनाकर डराया गया, और तब ये मतदाता बने। अब आगे क्या होगा? देखो, मतदाता और बर्फ की एक ही नियति होती है, मतलब रंग, रूप और तासीर का दूसरे में विलीन हो जाना। अपना जो मतलब अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है बर्फ का, उसी तरीके से मतदाता का भी। मतलब न बर्फ बर्फ रह पाती है और न मतदाता मतदाता रह पाता है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप लोग खुद समझदार हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको इससे क्या समझ में आया। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं विराम देती हूं। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ मैं फिर पहुंच जाऊंगी आप लोगों के सामने सुबह 6 बजे। लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।